जय हिंद। मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिद्ध और नाथों के जातियों के बारे में क्या दृष्टिकोण था, इसकी चर्चा हमने की थी। आज हम सिद्ध और नाथ के भाषा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण था। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, प्रवक्ता का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, बिहार, कहीं का भी अगर हिंदी साहित्य से रिलेटेड पेपर दे रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से कम 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके बुक को समझना बहुत जरूरी है। उनका हिंदी साहित्य के प्रति क्या दृष्टिकोण था, चाहे वो सिद्ध साहित्य हो, चाहे वो नाथ साहित्य हो, चाहे संपूर्ण साहित्य के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, ये समझना बहुत जरूरी है। पूरी वीडियो को देखिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। अगर फायदा हो, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि हमारा वीडियो ये कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, शुक्ल के आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्धों और नाथों के भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, शुक्ल इसके बारे में क्या कहते हैं, उसी को समझेंगे। देखिए, कहता है कि, और एक बात और आप सबको कहना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखते हैं तो पीछे का वीडियो भी हम प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, तो जरूर पीछे का भी वीडियो देख लें, तभी आगे का आपको समझने में आसानी होगा। जब तक पीछे का नहीं देखेंगे तो आगे समझने में आपको दिक्कतें होगी। साथ ही हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन संपूर्ण हिंदी साहित्य को कोडिंग में पढ़ाते हैं और हमारा फिर से नया बैच भी शुरू हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण साहित्य को कोडिंग में पढ़ें और सारे 5000 कवियों की रचना आपके टिप्स पे हो, एक बार 10 क्लास फ्री लेकर देखें। आपको पसंद आए तभी ज्वाइन करना, नहीं तो आप कभी भी क्लास छोड़ सकते हो, कोई दबाव नहीं है। दोस्तों, आखिर शुक्ल जी का भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। देखिए, शुक्ल जी लिखते हैं कि पहली बात, शुक्ल जी लिखते हैं, देखिए एकदम समझिएगा कि पहली बात है, भाषा सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। समझिए, शुक्ल जी कहते हैं कि आखिर सिद्धों की भाषा क्या है। तो शुक्ल जी क्लियर कट स्पष्ट कहते हैं, दिमाग में बैठा लेना, कम से कम 100 बार से ज्यादा ये सवाल पूछा होगा कि सिद्धों की भाषा क्या है। तो जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि देश भाषा मिश्रित, यहां समझिए, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। मतलब कि सिद्धों की जो भाषा है दोस्तों, वो देश भाषा मिश्रित या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। जो पुरानी हिंदी की भाषा है काव्य की, वही भाषा जो है सिद्धों की है। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात, राजपुताना, ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक पढ़ने लिखने की शिष्ट भाषा थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि उस आखिर उनकी भाषा क्या थी। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि वही भाषा थी जो उस समय गुजरात, राजपुताना, ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक के पढ़ने लिखने की शिष्य भाषा थी। स्थापना तर्क में पूछ सकता है कि सिद्धों की भाषा तो देश भाषा मिश्रित वर्ण थी, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ से लिया गया। तो उस समय के जो आम जन गुजरात, राजपुताना, ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने में यूज करते थे, उसी भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे दोस्तों कहता है, मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी मिले हुए हैं। यानी कि बहुत सारे जो सिद्ध लोग थे वो मगध में रहते थे। आपको पता है कि नालंदा महाविहार जो बिहार में है
और विक्रमशिला महाविहार ये सिद्धों का मेन केंद्र था। और शुक्ल जी लिखते हैं कि मगध में सिद्ध रहने के कारण इन पर पूर्वी भाषा के पूर्वी प्रयोग भी देखा, यानी कि पूर्वी बोली का भी प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे भैले, भैले, बूढ़िली, बूढ़िली यानी बुझली जैसे मिले हुए हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। अब शुक्ल जी कहते हैं कि पुरानी हिंदी के जो काव्य भाषा का ढांचा था, ये बार बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो देख के पूरा लिखना, तो आपके यहां से 1 से 2 सवाल बन जाएगा आज के क्लास से। तो कहता है पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा को जो ढांचा था वो सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत जो था उसी से निकला हुआ सौरसेनी अपभ्रंश था, अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुरानी हिंदी का जो ढांचा था वो ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था, यानी कि सौरसेनी से प्रभावित अपभ्रंश अर्थात उसी को ब्रज प्लस खड़ी बोली का रूप कहा गया। इनको समझिएगा। कहता है कि वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया, पैठो, जाओ, किजई, करंत जाए, जब तब, ताब, तब तक, मैया, कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। अब यहां से फिर से समझिएगा दोस्तों, बिना समझे आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है, कोई फायदा नहीं है। हम साहित्य को, संपूर्ण साहित्य को पढ़ जाते हैं, 1 महीने में पढ़ जाते हैं, कोई तो हमें कहता है सर 8 दिन में पूरी बुक पढ़ गए, लेकिन अगर उस बुक के एक एक लाइन समझ नहीं आया तो पढ़ना बेकार है। और मैं एकदम कहना चाहता हूं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारो। दुनिया पे आरोप लगाने से अच्छा है अपने अंदर की कमियों को झांको। अगर आपने अपने अंदर की कमियों को दोस्तों दूर कर लिया तो रिजल्ट से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप 100 में 100 सवाल को बना सकते हो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, बशर्ते शर्त है संपूर्ण समर्पण के साथ काम करना, डेडिकेशन के साथ काम करना। इसीलिए मैं कहता हूँ 10 क्लास मेरा जो रेगुलर क्लास ऑनलाइन होता है, एक बार लेके देखो। चाहे आप कितने भी साहित्य के विद्वान हो, आपके अंदर की कमियों का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आखिर आपका रिजल्ट क्यों नहीं अभी तक हो रहा है। ये मैं और साथ ही मैं रिजल्ट का लिखित गारंटी व्हाइट पेपर पर देता हूँ। अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो आपको लिखित रूप में दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट होगा। अब देखिए शुक्ल की भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिद्धों की जो भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा थी, और यह वही भाषा थी जो उस समय गुजरात, राजपुताना, ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लोग पढ़ने लिखने में काम करते थे। चूंकि सिद्धों का मेन केंद्र मगध था, इसलिए उनकी भाषा में पूर्वी बोली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। वही पुरानी हिंदी की काव्य भाषा का जो ढांचा था, शुक्ल जी लिखते हैं कि पुरानी हिंदी की काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था, और वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं में भी जो शब्द आया है उसमें देखने को मिलता है। आगे शुक्ल लिखते हैं कि यह प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला का नहीं, सौरसेनु प्रसूत पुरानी हिंदी का है। ये लिखिएगा, स्थापना तक में पूछ लेगा। अब कहता है कि ये जो सौरसेनी प्राकृत है, यह यह प्रयोग जो है मागधी प्रसूत पुरानी बंगला का नहीं है, यानी बंगला भाषा से प्रभावित नहीं है पुरानी हिंदी,
बल्कि शोरसेनी भाषा का संबंध पुरानी हिंदी से है। यही कारण है कि सिद्ध कन्हप्पा, देखिएगा, सिद्ध कन्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है। क्या झलकती है भाषा के संबंध में? देखिएगा, वह यह कि उसके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्ल के अनुसार कन्हप्पा की क्या भाषा थी। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि कन्हप्पा की जो भाषा थी वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की सबसे पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। मतलब कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा, दोनों में अंतर है कि उपदेश की भाषा पूछे तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा दोस्तों पूछे तो गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। बिल्कुल ये ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहां से 2 क्वेश्चन बस 10 लाइन से पूछता है और आप लिख के रख लो। आगे शुक्ल जी कहते हैं, यही भेद हम आगे चलकर कबीर के साखी और रामायणी गीत की भाषा में पाते हैं। अब शुक्ल जी लिखते हैं, साखी की भाषा तो खरी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा साधु करी है। नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। शुक्ल जी लिखते हैं कि साखी की भाषा तो खरी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा साधु करी है। समझिएगा कि साखी की भाषा क्या है? साधु करी है। लिख लेना, एकदम दिमाग में बैठा लो। साखी की भाषा क्या है? कबीर की साखी है, हमने पढ़ाया है। कभी कबीर की सारी रचनाओं को कोडिंग से बताया था, आपको याद होगा। कबीर की भाषा तो खरी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा साधु करी है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि खरी कि साखी की जो भाषा है वह खरी बोली में मिश्रित एक सामान्य भाषा साधु करी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। अब देखो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित भाषा है जो साधु करी है, पर उन्हीं की रचना रामायणी की पदों की जो भाषा है वह ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। तो दोस्तों ये जो है कबीर का शुक्ल जी के भाषा के प्रति, सिद्धों के भाषा के प्रति दृष्टिकोण है। इनको 2-3 बार वीडियो को पढ़िएगा और मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आप जिस ग्रुप में भी है वीडियो को उस ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों हर इंसान अपने लिए जीता है और भागवत गीता में कहा गया है कि जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है, इस ब्रह्मांड में उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। हम किसी से, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी को पैसे से मदद करो, कम से कम उसे अच्छे जगह बताओ कि कौन टीचर अच्छे पढ़ा रहा है। बताने में कुछ नहीं जाता है। दोस्तों मैं देखता हूं कि जो छात्र मेरे पास पढ़े हुए वो दूसरे को हमारे पास भेजते हैं, वो सक्सेस कर जाते हैं। तो जो छात्र या छात्रा ने मेरे पास उन बच्चों को भेजा है, वो जीवन भर उन्हें याद रखते हैं कि वही था जो हमें आपके कोचिंग तक, आप तक पहुंचाया। तो जीवन में मदद बहुत जरूरी है। हम जीवन में क्यों पढ़ते हैं? हम समाज की भलाई के लिए पढ़ते हैं, देश की भलाई के लिए करते हैं। अगर हमारा जीवन किसी समाज के लिए काम नहीं आया, सिर्फ हम अपने जीवन, अपने बारे में सोचते हुए मर गए, तो वो जीवन बेकार है। मुझे भी लगता है। यही कारण है कि मैं ऑनलाइन रेगुलर तो पढ़ाता ही हूँ, जिसमें पेड बच्चे आते हैं। आप भी आ सकते हैं, वहाँ भी मैं जान लगा देता हूँ।
और फ्री के तौर पर मैं यूट्यूब पर सामान्य चीज़ें जितना हो सकता है मैं डालते रहता हूँ। आप ज़रूर इतना कीजिए, और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट में बेल आइकॉन की घंटी होगी, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे हर दिन मैं वीडियो डालता हूँ आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।